डॉक्टर अरशद को अपने अक़ब में आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ कैसी थी? उसने सोचा शायद कोई गिलहरी भाग कर निकल गई थी, मगर अंधेरी रात में गिलहरी नहीं घूमा करती। वही आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब तो डॉक्टर अरशद खौफज़दा हो गया और उसने गर्दन घुमाकर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सितारों की हल्की हल्की धीमी रोशनी में सिर्फ पत्थरों और दरख्तों, झाड़ियों के खाके ही नजर आ रहे थे। कितनी देर तक डॉक्टर अरशद अंधेरे में घूमता रहा। वहां कोई भी नहीं था। वो अपने आप पर हंस पड़ा। उसने अपने आप को हौसला दिया कि उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। डॉक्टर फैसल भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर गार के मुंह पर पहुंच गया है। इस ख्याल ने अरशद के अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी और उसने गर्दन मोड़कर अंधेरे में उस गार की तरफ देखना शुरू कर दिया जिस तरफ डॉक्टर फैसल गया था। डॉक्टर फैसल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि डॉक्टर फैसल बजाय गार के दहाने की तरफ आने के वो उसके ऊपर बैठा नीचे झांक रहा था। फैसल ने टॉर्च रोशन करके गार के दहाने पर रोशनी डाली। ये रोशनी डॉक्टर अरशद ने भी देखी। वो समझ गया कि डॉक्टर गार तक पहुंच गया है। रोशनी ने अंधेरे की चादर को चीर कर हर शय को उजागर कर दिया है। गार का मुंह खाली था, वहां कोई भी नहीं था। डॉक्टर फैसल ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया ताकि अगर लाश गार के अंदर है तो उसे बाहर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो जाए। फैसल के खांसने की आवाज अरशद ने भी सुनी। उसे बड़ा हौसला हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। डॉक्टर फैसल कई बार खांसा मगर अंदर से लाश बाहर ना निकली। उसने सोचा शायद लाश अंदर है ही नहीं, वरना वो जरूर बाहर आ जाती। फिर भी वो वहां बैठकर इंतजार करता रहा। उधर डॉक्टर अरशद भी टीले की ओट में बैठा लाश के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। ये हाथ ठंडा और बोझल था। अरशद के सारे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने जूं ही पलट कर देखा, उसके सर पर जिंदा लाश खड़ी थी। उसके बदन से गोया किसी ने जान ही खींच ली। वो लाश की तरफ और लाश उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देखने लगी। अरशद वैसे तो डरपोक था, लेकिन अब जबकि खतरा उसके सर पर आ गया तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने होश व हवास बरकरार रखे। उसने एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर अंदर सोच लिया कि जहां वो बैठा है वहां से नीचे ढलान गार के मुंह तक चली गई है। लाश की आंखें बिल्कुल मुर्दा थी और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। ये वही गर्दन थी जिसे वो मर्तबान में पड़े हुए देखता रहा था और अब एक लाश के कंधों पर लगी उसे घूर रही थी। यकायकी लाश में हरकत पैदा हुई और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे वो अरशद के सर पर एक जोरदार हाथ मारकर उसे पाश पाश करने वाली हो। अरशद ने पूरा जोर लगाकर अपने बदन को एक झटका दिया और अगले ही लम्हे में ढलान पर लुढ़कने लगा। वो बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ सीधा गार के मुंह पर पहुंच गया। लाश भी लंबे लंबे डग भरती ढलान पर बड़ी तेजी से उसकी तरफ पीछे पीछे आने लगी। अरशद ने चीख कर फैसल को खबरदार किया, डॉक्टर होशियार, लाश मेरा ताक़ुब कर रही है। डॉक्टर फैसल ने अरशद की आवाज सुनी तो फौरन जिधर से आवाज आई थी उधर टॉर्च की रोशनी डाली। अब जो उसने मंजर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक लंबी तड़ंगी ऊंची देव पैकर लाश लंबे लंबे डग भरती हुई, दोनों हाथ चुड़ैल की तरह फैलाए हुए डॉक्टर अरशद के पीछे भाग रही थी। वो डॉक्टर अरशद गेंद की तरह ढलान पर लुढ़क रहा था। गार के दहाने के पास आकर अरशद रुक गया। डॉक्टर फैसल ने आवाज दी, अरशद इधर से ऊपर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से ऊपर आ जाओ, जल्दी करो। अरशद ने आवाज सुन ली थी। वो जल्दी से उठा और टॉर्च की रोशनी में लपक कर चढ़ता हुआ ऊपर डॉक्टर फैसल के पास आ गया। उसका दिल धक धक कर रहा था बहुत तेजी से और सांस फूला हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में फैसल से कहा, फैसल फैसल लाश 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 हमारी तरफ बढ़ रही है। तो तुमने देखा? यहाँ से भाग चलो डॉक्टर फैसल, यहाँ से भाग चलो।
मगर डॉक्टर फैसल टॉर्च की रोशनी लाश के चेहरे पर फेंक रहा था। रोशनी का दायरा लाश की आंखों पर पड़ा तो वो रुक गई। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रख लिया। डॉक्टर फैसल को मालूम था कि लाश रोशनी और आग से घबराती है। अचानक लाश वापस मुड़ गई और उसने ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। अरशद, लाश वापस जा रही है, हमें इसका ताक़ुब करना होगा। वो हमें हलाक कर देगी। डॉक्टर फैसल, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, अगर हमने उसे गिरफ्तार न किया तो वो लोगों को हलाक करना शुरू कर देगी अरशद, और ये ज्यादा खतरनाक है। चलो आओ मेरे साथ। डॉक्टर अरशद फैसल के साथ जाना नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर था। उन्होंने अंधेरे में लाश का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। लाश उनसे 50-60 गज के फासले पर थी। वो आगे आगे चली जा रही थी और ये पीछे पीछे। डॉक्टर उसे टॉर्च की रोशनी में चलते हुए साफ देख रहा था। दफतन लाश ठहर गई, पलटी। उसने झुककर जमीन पर से कोई 10 मन वजनी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दोनों डॉक्टरों को दे मारा। अगर दोनों डॉक्टर फौरन उछलकर परे ना हट जाते तो उनका कीमा बन जाता। पत्थर जमीन पर गिरते ही रेजा रेजा हो गया। भाग चलो डॉक्टर, भाग चलो, लाश गजबनाक हो रही है। मैं तुम्हें कह रहा हूं फैसल, भाग चलो। अरशद, हम कहां तक लाश से भागते रहेंगे? एक ना एक दिन हमें उसको काबू में करना ही होगा। सिर्फ हम ही हैं उसे काबू में कर सकते हैं, और कोई नहीं करेगा। खुदा के लिए इस लाश को तबाह कर दो डॉक्टर। ये इंसानियत के लिए एक खौफनाक बला है। तुम देख रहे हो ये कितनी बड़ी है। खामोश अरशद, ऐसा फिर कभी ना कहना। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मैं अकेला ही लाश से निमट लूंगा। यार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि लाश ने दूसरा पत्थर उन पर फेंका। ये पहले पत्थर से भी ज्यादा भारी था। दोनों डॉक्टर एक तरफ को हट गए, मगर अब लाश ने भारी से भारी पत्थर उठा के फेंकने शुरू कर दिए, और तो और गिरे पड़े भारी बरखम सुतून और संग सियाह की सीले उठा कर उन पर बरसानी शुरू कर दी। डॉक्टर फैसल परेशान हो गया। उसके लिए वहां ठहरना नामुमकिन हो गया था। लाश हमला करते हुए आगे भी बढ़ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो उन दोनों डॉक्टरों को खत्म करके ही दम लेगी। एक वजनी पत्थर उनके करीब आकर गिरा और गिरकर टूट गया, और उसका एक टुकड़ा उड़कर फैसल के बाजू पर लगा, और उसके हाथ से टॉर्च छुटकर नीचे गार में गिर पड़ी। अब उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो लाश को अपनी जगह पर रोक रखते, और सिवाय इसके और कोई चाराकार नहीं था कि वो भागकर अपनी जान बचा ले, क्योंकि लाश बिल्कुल उनके सर पर आन पहुंची थी। दोनों डॉक्टर उल्टे पांव उठ दौड़े। वो दौड़ते रहे, उस वक्त तक भागते रहे जब तक खंडरों का सिलसिला खत्म होकर कब्रिस्तान की दीवार तक नहीं पहुंच गया। दीवार के पास खड़े होकर उन्होंने पलट कर देखा तो दूर दूर तक लाश का नामो निशान नहीं था। दोनों के सांस फूले हुए थे और वो थक कर चूर हो चुके थे। डॉक्टर अरशद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इस बला से पीछा छूटा। डॉक्टर फैसल ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, मगर कहां तक डॉक्टर? अब तो दोनों में से एक ही बात होगी, या लाश हमें हलाक कर देगी या हम लाश पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मगर खुदा के लिए इस वक्त तो इस कब्रिस्तान से बाहर निकलो। चलो वापस चलो। दोनों डॉक्टर कब्रिस्तान की दीवार के साथ होते वापस पुराने किले की तरफ रवाना हो गए। आधी रात के सन्नाटे में कभी कभी कब्रिस्तान की जानिब से उल्लू के बोलने की आवाज आ जाती थी। अरशद बहुत डर रहा था कि लाश अभी तक उनका ताक़ुब तो नहीं कर रही। वो पलट कर बार बार पीछे देख लेता, मगर ये उसका एक वहम था। लाश उनका ताक़ुब नहीं कर रही थी। जिस वक्त दोनों डॉक्टर किले की तरफ जा रहे थे, लाश उनसे काफी दूर रात के अंधेरे में घंटों से निकलकर कस्बे के शुमाल की जानिब एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ रही थी। लाश ने उस तरफ किसी इंसान की आवाज सुन ली थी। शायद ये कोई किसान था जो अपने खेतों में पहरा देते हुए कभी कभी आवाज लगाकर जानवरों को मकई के खेत में आने से रोक रहा था। हू हा हू
हू हा हु हु हुश हू। मकई के खेतों की तरफ से आवाज फिर सुनाई दी। लाश रुक गई और आवाज को गौर से सुनने लगी। आवाज खेतों की तरफ से ही आ रही थी। लाश ने आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ रात की तारीकी छाई हुई थी, मगर इस तारीकी में भी लाश को हर शय का खाका साफ नजर आ रहा था। उधर एक किसान जमीन से 4 फीट ऊंची मचान पर कंबल ओढ़े लेटा था और किसी वक्त मुंह निकालकर हू हू हा हू हू हा हू हू हा हू की आवाज निकालकर उन जानवरों को डरा देता था जो रात को पकी हुई फसल पर हमला करते हैं। लाश इस आवाज का ताक़ुब करते हुए मचान के करीब आकर रुक गई। किसान कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। एक बार जो उसने कंबल में से बाहर निकलकर आवाज लगाने की कोशिश की तो वो रुक गया। उसे यूं लगा जैसे अंधेरे में कोई ऊंचा लंबा सफेद आदमी चादर ओढ़े उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें मलकर गौर से देखा तो उसके सामने एक लाश खड़ी थी। आवाज उसके हलक में दब कर रह गई। उसने भागने के लिए पांव कंबल से बाहर निकाले ही थे कि लाश ने उसे दोनों हाथों से दबोच लिया और ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया और इस जोर से जमीन पर मारा कि किसान के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। बेचारा बेगुनाह किसान। बेगुनाह किसान को हलाक करने के बाद लाश ने मचान को भी तबाह कर दिया। उसने मचान के मजबूत बांस तोड़ दिए और घास को इधर उधर बिखेर दिया। फिर उसने अपनी भारी पांव से किसान की लाश को कुचल दिया और मकई के खेतों में से होकर गांव की तरफ चल पड़ी। गांव वहां से करीब ही खेतों के दूसरे किनारे पर था। उस गांव में 60-70 कच्चे मकान थे जिनमें गरीब किसान लोग रहते थे। सब लोग सर्द रात में अपनी अपनी कोठरियों के दरवाजे बंद करके गर्म गर्म लहाफों में दुबके नींद में डूबे हुए थे। लाश कदम कदम चलती गांव के किनारे पर आकर रुक गई। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। लाश एक बेजान पत्थर की तरह बुत बनी वहां एक पल के लिए खड़ी रही। उसे इंसानों की बू आ रही थी, मगर आवाज नहीं आ रही थी। अचानक गांव के दूसरे किनारे पर एक कुत्ता भौंका। लाश की आंखों में हरकत पैदा हुई। उसके बेजान डेले एक तरफ घूम गए। अब लाश ने आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज मुसलसल आ रही थी। लाश एक पुराने कच्चे मकान के बाहर पहुंची तो एक ऊंचा लंबा भूरा कुत्ता भौंकता हुआ उसे नजर आया। वो कुत्ता लाश की तरफ लपका। लाश अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। कुत्ते ने लाश पे हमला करने के लिए छलांग लगाई। लाश ने बाजू फैलाकर कुत्ते को अपने चौड़े चौड़े हाथों में दबोच लिया और उसे बिल्कुल उस तरह तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया जिस तरह किसान साग के डंठल को तोड़ते हैं। कुत्ते की आखिरी चीख बुलंद हुई और उसके बाद वहां गहरी खामोशी छा गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर गांव का चौकीदार चौंका और हाथ में लाठी लिए इस तरफ आ गया जिधर कुत्ते की आखिरी चीखने की आवाज सुनाई दी थी। लाश ने एक इंसान को दूर से आते देखा तो वो बड़ी मक्कारी के साथ कच्चे मकान की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। चौकीदार लाठी जमीन पर मारता कदम कदम आगे बढ़ा रहा था। अचानक उसे कुत्ते की कटी पिटी लाश जमीन पर पड़ी नजर आई। वो हैरान हुआ कि इस कुत्ते को किसने हलाक कर दिया है। उसे ख्याल आया कि शायद कुत्ते को किसी जंगली सूअर ने हलाक किया होगा। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक लाश दीवार की ओट से निकलकर उसके सामने आ गई। चौकीदार जैसे सकते में आ गया हो। फिर भी उसने हिम्मत की और लाठी उठाकर जोर से लाश के सर पर दे मारी, मगर लाश का एक बाल भी टेढ़ा न हुआ। लाश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी और चौकीदार लाठी चलाता पीछे हटने लगा। लाठियों के 2-4 भरपूर हाथ लाश के बाजू पर पड़े, मगर लाश को उसका कोई असर तो ना हुआ, मगर वो और गजबनाक हो गई। उसने आगे बढ़कर चौकीदार के हाथ से लाठी छीनकर परे फेंक दी और उसकी गर्दन दबोच ली। चौकीदार बेचारा चीख भी न मार सका और उसकी गर्दन जड़ से जुदा कर दी।
लाश ने चौकीदार की गर्दन को हाथ में लेकर गौर से देखा और फिर उसे बड़ी बेरहमी से खेतों की तरफ उछाल कर फेंक दिया। चौकीदार के खून के धब्बे लाश के जिस्म पर लिपटी हुई सफेद पट्टियों पर भी पड़े हुए थे। लाश अब गांव में दाखिल हो गई और कच्ची वीरान अंधेरी गली में से गुजरने लगी। सारा गांव रात के अंधेरे में सुनसान था। कच्चे मकानों के दरवाजे अंदर से बंद थे। एक मकान के करीब से गुजरते हुए लाश को आहट सुनाई दी। वो वहीं रुक गई। उस मकान में एक बूढ़ा आदमी चिल्लम में तंबाकू डालने के लिए उठा था। बूढ़े आदमी ने खांसी की। बस उस बूढ़े आदमी का खांसना था कि आवाज लाश तक पहुंची और लाश चौकन्नी हो गई। बूढ़ा चिल्लम में तंबाकू भर रहा था कि उसे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा है। ओ कौन है? बूढ़े ने आवाज दी। मक्कार लाश ठिठक गई। बूढ़े ने सोचा कि शायद बाहर कोई कुत्ता बिल्ली है, उसे भगा देना चाहिए वरना वो दोबारा उसे परेशान करेगी और उसे गरम गरम बिस्तर से उठकर बाहर आना पड़ेगा। इस ख्याल के साथ ही बूढ़े ने सहन में आकर दरवाजा खोला और सर बाहर निकाल कर देखा। अचानक एक जोरदार थप्पड़ बूढ़े के सर पर पड़ा और उसका सर गर्दन से अलग होकर गली के फर्श पर गिर पड़ा। लाश ने बूढ़े का सर उठाया, उसे बेजान आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा और फिर बड़े जोर से खेतों की तरफ उछाल दिया। लाश आगे चल पड़ी। एक मकान के बाहर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लाश दरवाजे के साथ लगकर ये आवाज सुनने लगी। ये मकान एक बेवा औरत का था जिसका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। औरत उसके लिए गिलास में दूध डाल रही थी। बच्चा बराबर रोए जा रहा था। लाश को ये आवाज अजीब सी लगी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। लाश मकान के सहन में दाखिल हो गई। बच्चे के रोने की आवाज एक कोठरी से आ रही थी जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। लाश उस आवाज का ताक़ुब करते हुए उस कोठरी के पास आकर खड़ी हो गई। कोठरी के अंदर बच्चा बिस्तर पे लेटा रो रहा था और उसकी बेवा माँ चूल्हे के पास बैठी हंडिया में से मट्टी के गिलास में दूध उंडेल रही थी। साथ ही साथ वो बच्चे को पुचकारती भी जाती थी। वो बेचारी अपने काम में बड़े इन्हिमात से लगी हुई थी कि दफतन कोठरी का दरवाजा तड़ाक से खुल गया। औरत ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक खौफनाक लाश जिसके जिस्म पर जगह जगह खून के निशान थे खड़ी उसकी तरफ घूर रही थी। औरत के हाथ से दूध की हंडिया छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। लाश चुपचाप वहां खड़ी कभी बेहोश औरत को और कभी रोते हुए बच्चे को देखती रही। फिर आगे बढ़कर वो बच्चे पर झुकी और उसे गौर से तकने लगी। बच्चा रो रहा था और लाश उसे बराबर तके जा रही थी। फिर लाश ने बच्चे के सर पर आहिस्ता से हाथ फेरा और कोठरी में से निकलकर बाहर सहन में आ गई। सहन में एक तरफ गाय बंधी थी। लाश ने गाय को भी झुककर गौर से देखा और फिर कदम कदम चलती बाहर गली में आ गई। गली बिल्कुल सुनसान थी। गांव में किसी को कानों कान खबर ना हुई थी कि वहां 2 आदमियों का खून हो चुका है। लाश जरा आगे जाकर वापस मुड़ी और जिधर से आई थी उधर चलना शुरू कर दिया। दिन चढ़ा तो गांव में हर तरफ कोहराम मच गया। गांव के 2 जवान हलाक हो गए थे। पुलिस ने दोनों लाशों के सर खेतों में से बरामद कर लिए। बेवा औरत के बयान के मुताबिक एक खून आलूद पट्टियों में मलबूस ऊंची लंबी लाश आधी रात को उसके घर में दाखिल हुई थी, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई। सबको ताज्जुब था कि कातिल ने औरत और बच्चे को कुछ नहीं किया। क्यों? जबकि उससे पहले वो एक कुत्ते और 2 किसानों को बड़ी बेदर्दी से हलाक कर चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर और बहराम मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जमीन पर किसी बहुत बड़े पांव के निशान भी देखे और उन्हें महफूज कर लिया। मिस्टर बहराम, तुम्हारे ख्याल में ये किसके पांव के निशान हो सकते हैं? इतना बड़ा आदमी तो इस गांव में कभी नहीं देखा मैंने। बहराम बड़े गौर से पांव के निशान देख रहा था।
مگر آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ایک انسان عام انسانوں سے تھوڑا الگ ہے. یہ ان سے زیادہ جوان اور دیو عقل ہے. بیوہ عورت کا کہنا ہے کہ اس کے سارے جسم پر خون آلود پٹیاں لپٹی ہوئی تھی. اس میں کیا راز ہو سکتا ہے؟ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا انسپیکٹر. بہرحال اتنا آپ کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ قاتل قانون سے نہیں بچ سکتا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے مسٹر بہرام، مگر پولیس 1 ماہ سے قاتل کی تلاش کر رہی ہے. اس کا کہیں کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا، اور اس دوران میں قاتل خون پر خون کیے جا رہا ہے. دیکھیں ہیڈ کوارٹر کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ معاملہ بڑی سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھو بھائی، معاملہ ہے ہی بڑا سنگین، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر ہم تفتیش کس رخ پر شروع کریں گے؟ پولیس عاجز آ چکی ہے. نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی عینی گواہ ہے. ایک عورت عینی گواہ بن سکتی تھی، مگر وہ بھی قاتل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. ہاں میں سمجھتا ہوں انسپیکٹر، آپ کے اوپر بہت پریشر ہے. میں کل آپ کو تھانے میں ملوں گا. تو کیا آپ ابھی جا رہے ہیں؟ جی ہاں میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آرام کرنے جا رہا ہوں. جب دماغ سکون میں ہوگا تو ہی کچھ سوچ سکوں گا. اتنا کہہ کر بہرام کار میں سوار ہو کر چلا گیا. اس کی شروع سے یہی عادت تھی کہ وہ انسپیکٹر کو ضرور چڑھایا کرتا تھا. اس کے دل میں کیا ہے وہ اس سے کبھی انسپیکٹر کو آگاہ نہ کرتا تھا. بہرام کی تفتیش کا طریقہ پولیس سے بالکل مختلف اور الگ تھا. اس کے باوجود وہ خود اس معاملے میں الجھ کر رہ گیا تھا. اگر کوئی سراغ تھا تو بے حد معمولی اور بغیر کسی ثبوت کے، اور وہ ڈاکٹر فیصل تھا جو اکثر آدھی رات کو قبرستان سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تھا، جہاں 2 خون ہو چکے تھے. اصل میں قاتل کی ابتدا قبرستان سے ہوئی تھی. بہرام نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر فیصل کے بارے میں تفتیش شروع کر دینی چاہیے. شاید اسے کوئی ایسا واضح سراغ مل جائے جو اسے قاتل تک پہنچا دے. بہرام کا یہ سوچنا ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. کیا پولیس کو ان کی تقریب کاریوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا؟ کیا بہرام قلعے میں جا کر اس لیبارٹری سے اور ثبوت جمع کر سکے گا؟ یہ سارے سوالات میرے دماغ میں بھی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں. مگر ہم کل اسی وقت اس کہانی کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور ساتھ میں جانیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. جب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میری کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ہم ساتھ ساتھ اس کہانی کو پڑھتے چلے جائیں گے. آس پاس کے لوگوں کو پیار سے دیکھیے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیے. مجھے خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.